एक ऐसा चौंकाने वाला घटनाक्रम जिसने जर्मन सरकार को आपातकालीन रिपोर्ट लिखने पर मजबूर कर दिया। जर्मन अभिजात वर्ग के वे वृद्ध लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी केवल स्विट्जरलैंड और फ्रांस की यात्राएं की थीं, अचानक हजारों की संख्या में एक साथ भारत के लिए हवाई टिकट खरीदने लगे। भारत की धरती पर उतरने के बाद उनके साथ जो हुआ उसने पूरे जर्मन समाज को हिलाकर रख दिया। यह वीडियो एक सच्ची कहानी पर आधारित है और आपके सब्सक्रिप्शन, लाइक और गर्मजोशी भरे कमेंट्स हमें और अधिक प्रेरणादायक सामग्री देने की बहुत बड़ी शक्ति देते हैं। परिच्छेद 1। बर्लिन के ट्रैवल एजेंटों का आश्चर्य। शुरुआत 2025 के वसंत में बर्लिन की एक लग्जरी ट्रैवल एजेंसी के कर्मचारियों ने एक अभूतपूर्व घटना देखी। जर्मन उच्च समाज के बुजुर्ग जो आमतौर पर स्विस विला या भूमध्य सागरीय क्रूज का आनंद लेते थे, अचानक भारत की उड़ानों के बारे में पूछताछ करने लगे। शुरू में उन्होंने इसे भारत की उभरती संस्कृति के प्रति एक सामान्य रुझान समझा, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग थी। ट्रैवल एजेंसी के कर्मचारियों को शुरू में अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ जब एक 70 वर्षीय पूर्व मंत्री ने कहा कि वह बेंगलुरु मेट्रोनामा मेट्रो का अनुभव लेना चाहते हैं। किसी और ने कहा कि वह पारंपरिक अनुभव लेना चाहते हैं, एक SI के बाद का बेंगलुरु बाजार देखना चाहते हैं, न कि मिशेलिन रेस्तरां। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह थी कि 1-2 दिन के भीतर इस तरह के सैकड़ों अनुरोध आने लगे। उनके मुंह से बार बार एक ही शब्द निकल रहा था, पुष्टि। वे व्यक्तिगत रूप से यह पुष्टि करना चाहते थे कि भारतीय समाज कितना व्यवस्थित और स्थिर है। यह महज एक पर्यटक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक प्रकार की सामाजिक अनुसंधान यात्रा थी। जर्मनी के पूर्व वित्त मंत्री फ्रीड्रिश श्मिट ने कहा कि जर्मन मीडिया में भारतीय सामाजिक व्यवस्था की लगातार रिपोर्टिंग के बाद वह इसकी सच्चाई जानने के लिए व्यक्तिगत रूप से यात्रा करना चाहते थे। उनके दोस्त भी ऐसा ही कर रहे थे। बैंक और विनिर्माण उद्योग के निदेशक मंडल के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सभी भारत जाने की योजना बनाने लगे। बर्लिन की लग्जरी ट्रैवल एजेंसियां घबरा गईं, क्योंकि उनकी स्थापना के बाद यह पहली बार था कि उन्हें इस तरह की यात्रा के लिए परामर्श मिल रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन ग्राहकों के साथ कैसे पेश आएं जो निजी जेट और लग्जरी होटलों को अस्वीकार कर रहे थे, लेकिन सार्वजनिक परिवहन और सामान्य अस्पतालों का अनुभव लेना चाहते थे। स्थिति ऐसी हो गई कि उन्हें एक नया यात्रा पैकेज डिजाइन करना पड़ा। सबसे बड़ी बात इन यात्रियों की उम्र थी। मुख्य ग्राहक 60 से 80 वर्ष के बीच के बुजुर्ग थे, जिनमें से अधिकांश ऐसे थे जिन्होंने सामान्यतः विदेश यात्रा नहीं की थी। ये लोग, जो जर्मन समाज के शीर्ष नेतृत्व में गिने जाते थे, अचानक एशियाई यात्रा में रुचि लेने लगे। जर्मन सरकार के संबंधित अधिकारी भी इस घटना पर करीब से नजर रखने लगे। उन्होंने अनुमान लगाया कि सामाजिक नेताओं का सामूहिक रूप से भारत जाना महज एक यात्रा से कहीं अधिक हो सकता है। जर्मन विदेश मंत्रालय ने चुपचाप दिल्ली में भारतीय अधिकारियों से संपर्क किया और स्थिति को समझने की कोशिश की। इस सब की शुरुआत जर्मन पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग अलायंस आर्ट द्वारा प्रसारित एक भारतीय डॉक्यूमेंट्री से हुई थी। एशिया का चमत्कार, भारतीय सामाजिक व्यवस्था नामक इस कार्यक्रम ने जर्मन उच्च समाज में हलचल मचा दी और उनमें व्यक्तिगत रूप से पुष्टि करने की इच्छा जगाई। विशेष रूप से भारत की डिजिटल प्रशासनिक प्रणाली, डिजिटल इंडिया पहल और स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षता से संबंधित सामग्री सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली थी। कार्यक्रम देखने वाले जर्मनों को झटका लगा, क्योंकि सामग्री में बताया गया कि भारत न केवल एक तकनीकी महाशक्ति है, बल्कि इसकी पूरी सामाजिक व्यवस्था जर्मनी से भी अधिक कुशलता से चल रही है। विशेष रूप से कोविड-19 के दौरान प्रदर्शित व्यवस्थित महामारी प्रतिक्रिया प्रणाली और त्वरित निर्णय लेने की संरचना ने जर्मन बुद्धिजीवियों पर एक गहरी छाप छोड़ी। जर्मन पर्यटन उद्योग घबरा गया, क्योंकि केवल 1 सप्ताह के भीतर भारत के लिए 3000 से अधिक बुकिंग हो गईं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि बुकिंग करने वाले लगभग सभी जर्मन समाज के शीर्ष 0.1% वर्ग के लोग थे। डॉक्यूमेंट्री प्रसारित होने के बाद पूरे जर्मनी की ट्रैवल एजेंसियों के फोन लगातार बज रहे थे। बर्लिन, हैम्बर्ग, म्यूनिख की लग्जरी ट्रैवल एजेंसियों में रोजाना सैकड़ों परामर्श कॉल आ रहे थे। बुकिंग सूची में 12 तारबजसी एजेंसियों के प्रसारित होने के बाद बर्लिन, हैम्बर्ग, म्यूनिख की लग्जरी ट्रैवल एजेंसियों के प्रसारित होने के बाद बहुराष्ट्रीय निगमों के निदेशक मंडल के अध्यक्ष और 8 बैंक बोर्डों के प्रमुख सहित जर्मन समाज के भारी भरकम लोग शामिल थे। जर्मनी की सबसे बड़ी कार कंपनियां BMW और मर्सिडीज बेंज के पूर्व CEO भी इस सूची में थे। उनकी औसत आयु 68 वर्ष थी और उनमें से अधिकांश ने कभी एशिया की यात्रा नहीं की थी।
सबसे आश्चर्यजनक उनकी यात्रा की शर्तें थीं। आमतौर पर इस तरह के ग्राहक निजी जेट, लग्जरी होटल और निजी गाइड की मांग करते थे, लेकिन भारत जाने की इच्छा रखने वालों ने इसके विपरीत मांगें रखीं। वे सामान्य उड़ानों की इकोनॉमी क्लास में यात्रा करना चाहते थे और लग्जरी होटलों के बजाय उच्च गुणवत्ता वाले बिजनेस होटलों को प्राथमिकता दे रहे थे। इससे भी ज्यादा उनकी यात्रा का कार्यक्रम था। उन्हें लाल किले या ताजमहल जैसे पर्यटक आकर्षणों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय वे नामा मेट्रो स्टेशनों, पारंपरिक बाजारों, सामान्य अस्पतालों और सरकारी कार्यालयों का दौरा करना चाहते थे। एक पूर्व मंत्री ने तो यहां तक मांगा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका BBMP में नागरिक मामलों के निपटान की प्रक्रिया देखने की अनुमति दी जाए। जर्मन पर्यटन उद्योग को इन मांगों को पूरा करने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि मौजूदा भारत पर्यटक पैकेज उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते थे। उन्हें तत्काल नए प्रकार के सामाजिक सर्वेक्षण यात्रा कार्यक्रम विकसित करने पड़े। बर्लिन की एक बड़ी ट्रैवल एजेंसी के प्रतिनिधि ने आपातकालीन बैठक बुलाई। कर्मचारियों को दौरा करने की अनुमति लेने के लिए भारत के सार्वजनिक संस्थानों से संपर्क करना पड़ा। गाइडों को भी नया प्रशिक्षण लेना पड़ा, क्योंकि उनका मुख्य काम अब पर्यटन मार्गदर्शन नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या करना था। भारत पर्यटन ब्यूरो के जर्मन कार्यालय को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आमतौर पर हर साल भारत आने वाले जर्मन पर्यटकों की संख्या लगभग 20,000 होती है, लेकिन अब एक महीने के भीतर इसके लगभग आधे के बराबर बुकिंग आ गई थी और वे पारंपरिक पर्यटन नहीं चाहते थे। जर्मन सरकार स्थिति पर करीब से नजर रख रही थी, क्योंकि सामाजिक नेताओं का सामूहिक रूप से विदेश जाना कूटनीतिक महत्व रखता था। जर्मन विदेश मंत्रालय ने भारतीय सरकार को अनौपचारिक सूचना भेजी और दोनों देशों के बीच सहयोग तंत्र स्थापित किया। सबसे दिलचस्प इन यात्रियों की प्रेरणा थी। उनका उद्देश्य महज जिज्ञासा नहीं बल्कि जर्मन समाज के साथ तुलनात्मक अध्ययन करना था। एक पूर्व अर्थशास्त्र मंत्री ने कहा कि उन्होंने एक रिपोर्ट देखने के बाद व्यक्तिगत रूप से पुष्टि करने का निर्णय लिया, जिसमें बताया गया था कि भारत की डिजिटल सरकार प्रणाली जर्मनी से 10 साल आगे है। जर्मन मीडिया ने भी इस घटना पर ध्यान देना शुरू कर दिया। बिल्ड अखबार ने जर्मन अभिजात वर्ग में भारतीय लहर शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की। डेर स्पीगल ने एशिया से सीखा, जर्मन मीडिया ने पुलिस का हा, जर्मन मीडिया ने आठीक से पूरी एशिया रहे जर्मन नेता नामक एक गहन रिपोर्ट प्रकाशित की। बुकिंग लेने वाले ट्रैवल एजेंसी के कर्मचारी ग्राहकों के गंभीर रवैये से हैरान थे। जो लोग आमतौर पर विश्राम के लिए यात्रा करते थे, वे अचानक सामाजिक वैज्ञानिक बन गए थे और भारत की परिवहन प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली और प्रशासनिक सेवाओं के बारे में विशिष्ट प्रश्न पूछ रहे थे। परिच्छेद 2 बेंगलुरु हवाई अड्डे पर गर्व का टूटना। जिस क्षण जर्मनी के सर्वोच्च सत्ताधारी वर्ग ने भारतीय धरती पर कदम रखा, उनकी विश्व दृष्टि हिलने लगी। बर्लिन हवाई अड्डे पर इस वसीता संधत है अड्डे की भीड़ से परिचित इन लोगों के लिए कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ब्लियरार एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। आगमन गेट से बाहर निकलने के 5 मिनट के भीतर ही जर्मनी के प्रति उनके गर्व में दरार पड़नी शुरू हो गई थी। 15 अप्रैल 2025 को दोपहर 2 बजे लुफ्थांसा की एक उड़ान कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। यह 42 जर्मन उच्च वर्गीय लोगों को लेकर आई एक विशेष उड़ान थी। उनमें से आधे 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग थे और उनमें से अधिकांश पहली बार भारत आए थे। जैसे ही विमान का दरवाजा खुला, उनके चेहरे के भाव बदलने लगे। हवाई अड्डे के आंतरिक भाग में प्रवेश करते ही उनके सामने का दृश्य उनकी अपेक्षाओं से कहीं परे था। छत तक फैली विशाल कांच की खिड़कियां, चमकता हुआ फर्श और साफ सुथरा आंतरिक डिजाइन उन्हें मंत्रमुग्ध कर गया। जर्मनी के पूर्व अर्थशास्त्र मंत्री हेंज डाइटर मूलर खड़े हो गए और चारों ओर देखा। उन्हें बर्लिन के ब्रैंडेनबर्ग हवाई अड्डे पर वर्षों तक इंजीनियरिंग देरी और सुविधाओं की समस्याओं के कारण हुई तकलीफों की याद आई। लेकिन ब्लेयर अलग था। सब कुछ एकदम सही ढंग से काम कर रहा था। आव्रजन काउंटर की ओर बढ़ते हुए उन्हें पहला झटका लगा। स्वचालित क्लियरेंस प्रणाली ई-गेट पूरी तरह से तैनात थी और अधिकांश यात्री मशीनों के माध्यम से तेजी से गुजर रहे थे। जर्मनी में जो प्रणाली अभी भी परीक्षण चरण में थी, वह भारत में पहले ही रोजमर्रा का हिस्सा बन चुकी थी। BMW के पूर्व CEO थॉमस श्नाइडर स्वचालित क्लियरेंस स्टैंड के सामने झिझके। उन्होंने यूजर इंटरफेस के डिजाइन की प्रशंसा की, जिसे चीनी नहीं जानने वाले विदेशी भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते थे। हिंदी, अंग्रेजी
जापानी सहित बहुभाषी समर्थन पूरी तरह से विकसित था। सामान वितरण क्षेत्र में उनका दूसरा झटका इंतजार कर रहा था। विशाल स्क्रीन पर सामान की स्थिति वास्तविक समय में प्रदर्शित हो रही थी। कन्वेयर बेल्ट चुपचाप और सुचारू रूप से चल रहे थे। फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर अक्सर होने वाले सामान के खोने या देरी की समस्या यहां अकल्पनीय थी। सबसे आश्चर्यजनक बात हवाई अड्डे के कर्मचारियों का व्यवहार था। सूचना डेस्क के कर्मचारी धारा प्रवाह अंग्रेजी में सवालों का जवाब दे रहे थे। सफाई कर्मचारी यात्रियों के गुजरने के तुरंत बाद फर्श को साफ कर रहे थे। यह एक ऐसी सेवा गुणवत्ता थी जो जर्मन हवाई अड्डों पर दुर्लभ थी। हवाई अड्डे के आंतरिक सुविधाएं भी जर्मनों को हैरान कर गईं। मुफ्त वाईफाई मानक था, चार्जिंग स्टेशन और विभिन्न सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध थीं। विशेष रूप से ड्यूटी फ्री क्षेत्र का पैमाना और ब्रांड विविधता यूरोप के किसी भी हवाई अड्डे से बेहतर थी। जर्मन बैंक एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पीटर वैगनर ने अपने सहयोगियों से फुसफुसाते हुए कहा, मुझे संदेह है कि क्या यह वास्तव में एशिया का हवाई अड्डा है, क्योंकि सुविधाओं का आधुनिकीकरण और परिचालन दक्षता यूरोप के उच्चतम स्तर से कहीं आगे थी। एयरपोर्ट मेट्रो कनेक्शन मार्ग की ओर बढ़ते हुए उन्हें तीसरा झटका लगा, गहरी भूमिगत तक फैली हुई। एस्केलेटर और ट्रैवलेटर अंतहीन रूप से फैले हुए थे। सभी सुविधाएं नई जैसी साफ थीं। साइनेज बहुत सहज था। पहली बार आने वाले विदेशी भी आसानी से रास्ता ढूंढ सकते थे। एयरपोर्ट मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर उनका अंतिम झटका इंतजार कर रहा था। ट्रेन समय पर आई। कार का आंतरिक भाग जर्मनी की एस बान से ज्यादा आधुनिक था। सीटें चौड़ी थीं और शोर भी कम था। केवल 5 मिनट में जर्मन उच्च वर्ग की भारत के प्रति बनी रूढ़िवादी धारणाएं पूरी तरह से टूट गईं। विकासशील देश की छवि का तो कोई निशान ही नहीं था। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसी प्रणाली देखी जो जर्मनी से भी अधिक उन्नत थी, और उनका झटका अभी शुरू ही हुआ था। परिच्छेद 3 बेंगलुरु की व्यवस्था जो ऑटोबान को फीका कर देती है। जर्मनी का गर्व रही ऑटोबान की व्यवस्था बेंगलुरु के राजमार्गों के सामने फीकी पड़ गई। जैसे ही हवाई अड्डा बस नेशनल हाईवे 44 NH 44 पर चढ़ी, जर्मनी के सर्वोच्च सत्ताधारी वर्ग को एक और झटका लगा, क्योंकि भारत की सड़क संस्कृति उनके ज्ञात एशिया से बिल्कुल अलग थी। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे से बेंगलुरु की ओर जाने वाली हवाई अड्डा बस में सवार जर्मन उच्च वर्ग ने शुरू में लापरवाही से खिड़की से बाहर के दृश्यों को देखा, लेकिन जैसे ही बस राजमार्ग पर पहुंची उनकी आंखें टिक गईं। फ्लाईओवर से दूर का बेंगलुरु शहर का पैमाना तो हैम्बर्ग से भी बड़ा था। जर्मनी के पूर्व परिवहन मंत्री क्लॉस हार्टमैन ने बंदरगाह सुविधाओं का निरीक्षण करने के लिए अपना चेहरा खिड़की से सटा लिया। वहां कंटेनरों की व्यवस्थित व्यवस्था और सिस्टमैटिक प्लेसमेंट जर्मनी की बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली से किसी भी तरह से कम नहीं थी, बल्कि ज्यादा आधुनिक और कुशल लग रही थी। बेंगलुरु शहर में प्रवेश करने पर पहला आश्चर्य शुरू हुआ। गगनचुंबी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स अंतहीन रूप से फैले हुए थे। यह एक ऐसा दृश्य था जो जर्मनी में दुर्लभ था, लेकिन इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक यह था कि इन विशाल आवासीय क्षेत्रों के बीच पार्क और हरित स्थान व्यवस्थित रूप से रखे गए थे। मर्सिडीज बेंज के पूर्व CEO डाइटर मेयर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के पैमाने पर चकित थे। हजारों लोगों को समायोजित करने वाले विशाल आवासीय क्षेत्र को एक पूर्ण शहर के रूप में डिजाइन किया गया था। वाणिज्यिक सुविधाएं, स्कूल, अस्पताल, पार्क सभी पैदल दूरी के भीतर स्थित थे, जो एक सुनियोजित शहर का उदाहरण प्रस्तुत करते थे। जब उन्होंने सड़क की ओर ध्यान दिया तो एक और झटका उनका इंतजार कर रहा था। यातायात की भारी मात्रा के बावजूद वाहन सुव्यवस्थित ढंग से चल रहे थे। यह व्यवस्था की भावना थी जो जर्मन ऑटोबान पर भी दुर्लभ थी। लेन परिवर्तन व्यवस्थित थे और ट्रैफिक लाइट प्रणाली बहुत प्रभावी ढंग से काम कर रही थी। सबसे प्रभावशाली सार्वजनिक परिवहन और सामान्य वाहनों के बीच का सामंजस्य था। बस लेन पूरी तरह से अलग थी और बसें समय पर बस स्टॉप पर पहुंच रही थीं। जर्मनी के कई शहरों में भी इस स्तर की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली स्थापित नहीं हो पाई है। जर्मन बैंक एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पीटर वैगनर ने अपने सहयोगी से फुसफुसाते हुए कहा, बेंगलुरु की जनसंख्या घनत्व को देखते हुए यह यातायात व्यवस्था एक चमत्कार है। बर्लिन या हैम्बर्ग जैसे बड़े शहरों में व्यस्त समय के दौरान गंभीर यातायात जाम होता है, लेकिन बेंगलुरु में ऐसा नहीं था। मेट्रो प्रवेश द्वार और बस स्टॉप के आसपास का दृश्य भी जर्मनों को हैरान कर गया। नागरिक व्यवस्थित रूप से कतार में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। जब बस या मेट्रो आती थी तो वे पहले उतरने वालों को रास्ता देते थे और फिर चढ़ते थे। यह नागरिक चेतना
जर्मनी में भी अनुकरणीय थी। सड़क के किनारे के वाणिज्यिक क्षेत्रों का स्वरूप भी प्रभावशाली था। साइनेज को व्यवस्थित रूप से प्रबंधित किया गया था और इमारतों का बाहरी हिस्सा भी एक निश्चित स्तर पर बनाए रखा गया था। यह जर्मनी के कुछ क्षेत्रों के विपरीत था, जहां अव्यवस्थित साइनेज से शहर का नजारा खराब होता था। विशेष रूप से आश्चर्यजनक पैदल यात्री केंद्रित सड़क डिजाइन था। प्रत्येक जेब्रा क्रॉसिंग पर नेत्रहीनों के लिए ऑडियो गाइड सुविधाएं थीं। फुटपाथ और सड़क पूरी तरह से अलग थे। व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए रैंप हर जगह उपलब्ध थे। इसका स्तर जर्मनी के बाधा मुक्त शहर डिजाइन मानकों से भी ऊपर था। कावेरी नदी पर बने पुल से बेंगलुरु शहर के रात के दृश्य को देखते हुए जर्मनों को अंतिम झटका लगा। नदी के दोनों किनारों पर फैली गगनचुंबी इमारतें जगमगा रही थीं, व्यवस्थित रूप से चमक रही थीं। यह फ्रैंकफर्ट या म्यूनिख के सिटी सेंटर से ज्यादा शानदार और आधुनिक दिख रहा था। हवाई अड्डे से होटल तक की 1 घंटे से अधिक की यात्रा के दौरान जर्मन उच्च वर्ग की भारत के बारे में धारणा पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने पुष्टि की कि भारत न केवल आर्थिक रूप से विकसित हो रहा है, बल्कि शहरी नियोजन, परिवहन प्रणाली और यहां तक कि नागरिक चेतना के मामले में भी जर्मनी से आगे एक उन्नत राष्ट्र है। परिच्छेद 4 बेंगलुरु मेट्रो ने जर्मन गर्व को चूर चूर कर दिया। जर्मनी के सर्वोच्च सत्ताधारी वर्ग के लिए, जो बर्लिन की मेट्रो की पिछड़ी सुविधाओं और लगातार होने वाली खराबियों के आदी थे। जब वे बेंगलुरु की नामा मेट्रो में सवार हुए तो उनका आत्मसम्मान पूरी तरह से चूर चूर हो गया। जिस जर्मन सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को वे विश्व स्तरीय मानते थे, वह भारत के सामने फीकी पड़ गई। अगले दिन सुबह 9 बजे जर्मन उच्च वर्गीय समूह ने टाउन हॉल स्टेशन पर मेट्रो का अनुभव लिया। अपने जीवन का अधिकांश समय निजी वाहनों या विशेष विमानों में यात्रा करने वाले इन लोगों के लिए मेट्रो एक अजीब अनुभव था, लेकिन जिज्ञासा ने डर को दबा दिया, क्योंकि वे दूसरी समान में ई का जीव कर रही ने व्यक्तिगत रूप से भारत की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की पुष्टि करना चाहते थे। मेट्रो प्रवेश द्वार से ही पहला आश्चर्य शुरू हुआ। एस्केलेटर गहरी भूमिगत तक फैले हुए थे और सभी सुविधाएं नई जैसी साफ थीं। यह बर्लिन मेट्रो के अंधेरे और नम माहौल से बिल्कुल अलग था। विशेष रूप से प्रभावशाली यह था कि प्रत्येक स्टेशन पर विकलांगों और बुजुर्गों के लिए लिफ्ट थी। जर्मनी की पूर्व सामाजिक मंत्री इंग्रिड मुलर प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही मंत्रमुग्ध हो गईं। पूरा प्लेटफॉर्म उज्ज्वल रूप से प्रकाशित था। फर्श संगमरमर की तरह चमक रहा था। यह बर्लिन मेट्रो के मंद माहौल से बहुत अलग था। सबसे आश्चर्यजनक मार्गदर्शन प्रणाली थी। इलेक्ट्रॉनिक साइनेज पर हिंदी, अंग्रेजी, जापानी में अगली ट्रेन के आगमन का समय सटीक रूप से प्रदर्शित हो रहा था। जर्मन मेट्रो में अक्सर होने वाली देरी या रुकावट की सूचनाएं यहां बिल्कुल नहीं थीं। सब कुछ घड़ी की तरह सटीक रूप से काम कर रहा था। प्लेटफॉर्म के फर्श पर बनी प्रतीक्षा रेखाओं ने भी जर्मनों को हैरान कर दिया। नागरिक स्वाभाविक रूप से कतार में खड़े थे। जब ट्रेन आती थी तो वे उतरने वाले यात्रियों को रास्ता देने के लिए दोनों ओर हट जाते थे। यह व्यवस्था की भावना जर्मनी में भी अनुकरणीय थी। जब मेट्रो पहुंची तो दूसरा झटका लगा। ट्रेन का बाहरी हिस्सा जर्मनी की नवीनतम मेट्रो से भी ज्यादा आधुनिक था। इसका सुव्यवस्थित डिजाइन और साफ बाहरी हिस्सा एक लग्जरी कार की याद दिलाता था। जैसे ही दरवाजा खुला, कार के अंदर का दृश्य और भी आश्चर्यजनक था। आंतरिक कामी एक ही ना भाग चौड़ा और आरामदायक था। सीटों की व्यवस्था उचित थी। हैंडरिल और सुरक्षा सुविधाएं व्यवस्थित रूप से स्थापित थीं। विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए आरक्षित सीटें स्पष्ट रूप से चिह्नित थीं और युवा यात्री स्वाभाविक रूप से अपनी सीट छोड़ रहे थे। BMW के पूर्व CEO थॉमस श्नाइडर ने कार के अंदर की सफाई की प्रशंसा की। फर्श पर कोई कागज या कचरा नहीं था और सीटें नई जैसी साफ थीं। बर्लिन मेट्रो में अक्सर देखे जाने वाले भित्तिचित्र या क्षतिग्रस्त सुविधाएं यहां बिल्कुल नहीं थीं। सबसे प्रभावशाली यात्रियों का शिष्टाचार था। बातचीत करते समय भी वे अपनी आवाज नीची रखते थे। अधिकांश लोग चुपचाप अपने काम करेंगे, स्मार्टफोन देख रहे थे या किताबें पढ़ रहे थे। कोई भी जोर से फोन पर बात नहीं कर रहा था या खा पीकर दूसरों को परेशान नहीं कर रहा था। इस तरह की नागरिक चेतना जर्मनी के बड़े शहरों में भी दुर्लभ थी। मेट्रो के संचालन की सटीकता भी चौंकाने वाली थी। ट्रेनें समय पर स्टेशन पर आती और जाती थीं। स्टेशन के बीच यात्रा के समय का भी अनुमान लगाया जा सकता था। जर्मन मेट्रो में अक्सर होने वाली सिग्नल की खराबी या अप्रत्याशित देरी यहां अकल्पनीय थी। इंटरचेंज स्टेशन पर उन्हें तीसरा झटका लगा। कई लाइनों के मिलने की जटिल संरचना के बावजूद साइनेज बहुत सहज था और रास्ता ढूंढना
आसान था। जर्मन भाषा में भी साइनेज सटीक था। लाइनें रंग से विभाजित थीं, जो बहुत व्यवस्थित थीं। यह फ्रैंकफर्ट सेंट्रल स्टेशन की जटिल इंटरचेंज प्रणाली से ज्यादा सुविधाजनक था। मेट्रो स्टेशन के अंदर की सुविधाओं ने भी जर्मनों को हैरान कर दिया। साफ शौचालय सुविधा, स्टोर, दवा की दुकानें और यहां तक कि बैंक एटीएम भी उपलब्ध थे। उन्होंने समझा कि मेट्रो स्टेशन केवल एक परिवहन सुविधा नहीं बल्कि एक जीवन स्थान के रूप में डिजाइन किया गया है। जर्मन रेलवे के पूर्व प्रमुख हंस बाउर ने अपने सहयोगियों से कहा, यह सिर्फ एक परिवहन साधन नहीं है बल्कि सामाजिक शिक्षा का परिणाम है। उनका मानना था कि सुविधाओं की श्रेष्ठता से ज्यादा नागरिकों की चेतना का स्तर आश्चर्यजनक था। लगभग 1 घंटे के मेट्रो अनुभव के बाद जर्मन उच्च वर्गीय समूह सदमे में था। उन्होंने एक तथ्य की पुष्टि की, उनकी जिस विश्व स्तरीय जर्मन सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर उन्हें गर्व था, वह भारत की तुलना में बहुत पीछे थी और उनका झटका आगे चलकर और भी बढ़ने वाला था। परिच्छेद 5, स्वास्थ्य क्रांति, जिसने जर्मन मेडिकल सिस्टम के गर्व को ध्वस्त कर दिया। जर्मनी के सर्वोच्च सत्ताधारी वर्ग के लिए, जो जर्मन अस्पतालों में अपॉइंटमेंट के पारी कई दिन इंतजार करने के आदी थे, भारत के अस्पताल में उनका अनुभव अपने आप में एक स्वास्थ्य क्रांति थी। 2 घंटे के भीतर सभी जांच पूरी होने पर उनका सदमा शब्दों से परे था। तीसरे दिन सुबह एक अप्रत्याशित घटना हुई। जर्मन समूह में शामिल एक सदस्य, जर्मनी के पूर्व फेडरल बैंक निदेशक मंडल के सदस्य रुडोल्फ हॉफर को अचानक चक्कर और सीने में दर्द महसूस हुआ। 72 वर्षीय यह बुजुर्ग, जिसे उच्च रक्तचाप और मधुमेह की शिकायत थी, से सभी सहयात्री चिंतित हो गए। गाइड तुरंत उन्हें मणिपाल अस्पताल, बेंगलुरु ले गया। आपातकालीन कक्ष में पहुंचने से पहले जर्मन लोग चिंतित थे। उन्हें संदेह था कि किसी विदेशी को भारतीय अस्पताल में उचित इलाज मिल पाएगा या नहीं, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उनकी सोच पूरी तरह से बदल गई। आपातकालीन कक्ष के प्रवेश द्वार से ही पहला आश्चर्य शुरू हुआ। पंजीकरण डेस्क के पूरा तो आपातकालीन कक्ष के बाद है। सरकार में कर्मचारी ने धारा प्रवाह अंग्रेजी में स्थिति को समझा और तुरंत एक जर्मन भाषी दुभाषिया उपलब्ध कराया। जर्मन अस्पतालों में दुभाषिया सेवा के लिए भी पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, लेकिन भारत में यह मौके पर ही हल हो गया। पंजीकरण प्रक्रिया की तेजी से जर्मन लोग हैरान थे। मरीज की जानकारी दर्ज करना, बीमा की पुष्टि करना और उपचार की व्यवस्था करना, सब कुछ केवल 10 मिनट के भीतर पूरा हो गया। जर्मनी में केवल बीमा सी है MI आ गया कि वैसी है दस्तावेजों की पुष्टि करने में ही 30 मिनट लगते हैं। कंप्यूटर प्रणाली की दक्षता जर्मनी से बिल्कुल अलग स्तर पर थी। प्रतीक्षा कक्ष में उन्हें दूसरा झटका लगा। आपातकालीन कक्ष होने के बावजूद सुविधाएं किसी होटल की लॉबी जितनी आरामदायक थीं। साफ कुर्सियां, उज्ज्वल रोशनी और शांत माहौल ने मरीज की चिंता को कम किया। यह जर्मन आपातकालीन कक्षों के भीड़ भाड़ वाले और शोरगुल वाले माहौल से बिल्कुल अलग था। जब डॉक्टर से मिलने की बारी आई तो तीसरा आश्चर्य उनका इंतजार कर रहा था। संगठन के डॉक्टर ने जर्मन मेडिकल कॉलेज से अध्ययन किया था, इसलिए वह जर्मन में बातचीत कर सकते थे। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक डॉक्टर की व्यावसायिकता थी। उन्होंने मरीज के मेडिकल इतिहास की सावधानी पूर्वक पुष्टि की और यहां तक कि जर्मनी में ली जा रही दवाओं के बीच की परस्पर क्रिया की भी जांच की। जांच प्रक्रिया ने सबसे बड़ा झटका दिया। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, छाती का एक्सरे, रक्त परीक्षण और CT स्कैन जैसी सभी जांचें 1 घंटे के भीतर पूरी हो गईं। जर्मनी में CT स्कैन के लिए अपॉइंटमेंट लेने में ही कई सप्ताह लग जाते हैं। जांच के परिणाम भी वास्तविक समय में देखे जा सकते थे, जिससे निदान प्रक्रिया बहुत तेज हो गई। जर्मनी की पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री मारिया श्मिट ने अपने सहयोगी चिकित्सा कर्मियों से फुसफुसाते हुए कहा, यह स्वास्थ्य सेवा नहीं बल्कि स्वास्थ्य क्रांति है। उन्होंने कहा कि जर्मनी के शीर्ष विश्वविद्यालय अस्पताल भी इस गति से जांच नहीं कर सकते। नर्सिंग स्टाफ का सौहार्द भी जर्मनों को हैरान कर गया। नर्सें मरीज की स्थिति का ध्यानपूर्वक ख्याल रख रही थीं और परिवार के सदस्यों के सवालों का धैर्यपूर्वक जवाब दे रही थीं। यह जर्मन अस्पतालों के उदासीन और औपचारिक व्यवहार से बिल्कुल अलग था। यह रोगी केंद्रित स्वास्थ्य सेवा का एक आदर्श उदाहरण था। जांच के परिणाम में सौभाग्य से कोई बड़ी समस्या नहीं थी। इसे यात्रा की थकान और जेट लैग के कारण हुई अस्थायी स्थिति के रूप में निदान किया गया। डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा और समझाया कि उन्होंने ऐसी दवाएं चुनी हैं जिन्हें जर्मनी लौटने के बाद भी जारी रखा जा सकता है। इसकी पूरा तरह की सावधानी जर्मन अस्पतालों में भी दुर्लभ थी। फार्मेसी में उन्हें चौथा आश्चर्य अनुभव हुआ।
प्रिस्क्रिप्शन दिखाते ही फार्मासिस्ट ने जर्मन में दवा लेने का तरीका समझाया। दवा के पैकेट पर भी जर्मन लेबल लगा था, जिससे उन्हें घर लौटने के बाद कोई असुविधा न हो। इस स्तर की विदेशी रोगी सेवा जर्मनी में भी मुश्किल से मिलती है। बिलिंग प्रक्रिया में उन्हें अंतिम झटका लगा। आपातकालीन कक्ष, विभिन्न जांचों और प्रिस्क्रिप्शन दवाओं सहित कुल लागत जर्मनी की तुलना में केवल 10वां हिस्सा थी। जर्मन बीमा द्वारा भुगतान न किए जाने पर भी कीमत बहुत उचित थी। इस क्षण उन्होंने पुष्टि की कि स्वास्थ्य सेवा की पहुंच के मामले में भारत जर्मनी से कहीं बेहतर है। अस्पताल से निकलते समय जर्मन उच्च वर्गीय समूह के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। पंजीकरण से लेकर अस्पताल से छुट्टी तक कुल 2 घंटे लगे। यह जर्मनी में अकल्पनीय गति थी। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक यह था कि चिकित्सा कर्मचारियों की व्यावसायिकता और सौहार्द, नवीनतम उपकरणों की उपलब्धता और उचित लागत, भारत हर मामले में जर्मनी से आगे था। जर्मन हेल्थ इंश्योरेंस एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पीटर रोसेनबर्ग ने अपने सहयोगियों से कहा, भारत की स्वास्थ्य प्रणाली एक ऐसा आदर्श है जिससे जर्मनी को सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने दक्षता और मानवीय स्पर्श का संगम देखा है। परिच्छेद 6, बेंगलुरु के यूबी सिटी ने जर्मन वाणिज्यिक संस्कृति को एक सबक सिखाया। जब जर्मन उच्च वर्ग यूबी सिटी के गलियारों में था तो उन्होंने केवल एक शॉपिंग जोन नहीं देखा। यह भारत की वह अद्भुत क्षमता थी जिसने खरीदारी को एक सांस्कृतिक उद्योग में विकसित कर दिया था। फ्रैंकफर्ट की सबसे लग्जरी शॉपिंग स्ट्रीट भी यूबी सिटी के सामने फीकी पड़ गई। चौथे दिन दोपहर में जर्मन उच्च वर्गीय समूह बेंगलुरु के यूबी सिटी कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट गया। शुरू में उन्होंने इसे महज एक शॉपिंग अनुभव समझा, लेकिन सड़क पर कदम रखते ही उनकी सोच बदल गई। यूबी सिटी उनके ज्ञात एशिया की पारंपरिक शॉपिंग स्ट्रीट से बिल्कुल अलग दुनिया। पूरी सड़क को एक विशाल सांस्कृतिक स्थान के रूप में डिजाइन किया गया था। फुटपाथ और स्काई वॉक चौड़े और साफ थे और हरियाली और साइनेज का प्लेसमेंट सामंजस्यपूर्ण था। यह जर्मनी के पुराने वाणिज्यिक क्षेत्रों के विपरीत था, जहां तंग गलियों और अनियमित इमारतों के लेआउट से घुटन महसूस होती थी। जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष जोआचिम रिचर्ट ने इमारतों के बाहरी हिस्से की प्रशंसा की। हर ब्रांड का व्यक्तित्व भी प्रदर्शित होता था और समग्र सामंजस्य भी बरकरार रखा गया था। बर्लिन के कर्डम कर्फर्स्टनडाम की मिश्रित वास्तुकला शैली की तुलना में यह ज्यादा व्यवस्थित और स्टाइलिश लग रहा था। पहला झटका डिपार्टमेंट स्टोर और बुटीक से आया। स्टोर केवल उत्पादों को प्रदर्शित नहीं कर रहे थे, बल्कि प्रत्येक स्टोर को एक थीम पार्क की तरह सजाया गया था। ऐसे स्थान थे जहां ग्राहक व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर सकते थे, पेशेवर सलाहकारों से व्यक्तिगत सेवाएं ले सकते थे, और यहां तक कि छोटे कैफे के साथ मिश्रित सांस्कृतिक स्थान भी थे। यह जर्मन सलाहक अनुकानांसाला है। स्टोरों की महज प्रदर्शन शैली से बिल्कुल अलग स्तर पर था। भारतीय स्टोरों ने खरीदारी को एक मनोरंजन में बदल दिया था। वे ग्राहकों को केवल सामान नहीं बल्कि एक अनुभव बेच रहे थे। कपड़ों की दुकानों में उन्हें दूसरा आश्चर्य अनुभव हुआ। कर्मचारियों की सेवा का स्तर जर्मनी के सबसे लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर से भी ज्यादा था। प्रत्येक ग्राहक को एक व्यक्तिगत स्टाइलिश सौंपा गया था जो व्यक्तिगत फैशन सलाह दे रहा था। यह सेवा जो जर्मनी में केवल विप का फीचर यह सेवा का सीफ करता है ग्राहकों को दी जाती थी, यहां एक सामान्य घटना थी। जर्मन फैशन एसोसिएशन की पूर्व अध्यक्ष क्लाउडिया मूलर ने स्टोरों के संचालन के तरीके पर ध्यान दिया। वे केवल कपड़े नहीं बेच रहे थे, बल्कि एक जीवन शैली का प्रस्ताव दे रहे थे। हर ब्रांड की अपनी अनूठी कहानी और अवधारणा थी, और ग्राहक उस कहानी का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक थे। रेस्तरां में उन्हें तीसरा झटका लगा। डिपार्टमेंट स्टोर के फूड कोर्ट से लेकर लग्जरी रेस्तरां तक सब कुछ व्यवस्थित ढंग से प्रबंधित था। स्वच्छता का स्तर पूरी तरह से जर्मन मानकों के अनुरूप था। स्वाद और सेवा की गुणवत्ता भी उत्कृष्ट थी। विशेष रूप से प्रभावशाली यह था कि हर रेस्तरां की अपनी अनूठी अवधारणा और माहौल था। यह जर्मनी की एक रूप पर रेस्तरां संस्कृति से बिल्कुल अलग था। भारत में भोजन करना अपने आप में एक सांस्कृतिक अनुभव था। न केवल भोजन का स्वाद, बल्कि माहौल, सेवा और यहां तक कि आंतरिक डिजाइन, सब कुछ ग्राहक की संतुष्टि के लिए डिजाइन किया गया था। सबसे आश्चर्यजनक डिजिटल तकनीक का अनुप्रयोग था। क्यूआर कोड का उपयोग करके ऑर्डर करने की प्रणाली, वास्तविक समय में स्टॉक की जांच, व्यक्तिगत सिफारिश सेवाएं, सब कुछ डिजिटल रूप से जुड़ा हुआ था। जर्मनी के स्टोरों में जहां अभी भी व्यवसाय हाथ से लिखा जाता है, उसकी तुलना में यह 10 साल आगे था। जर्मन डिजिटल इकोनॉमी एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थॉमस श्मिट ने अपने सहयोगियों से कहा, भारत ने खरीदारी को महज एक लेन देन से एक उद्योग में विकसित कर दिया है।
खरीदारी अपने आप में एक मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधि बन गई थी। ग्राहकों का व्यवहार भी जर्मनों को हैरान कर गया। युवा ग्राहक स्मार्टफोन का उपयोग करके कीमतों की तुलना कर रहे थे, सोशल मीडिया पर खरीदारी के अनुभव साझा कर रहे थे और दोस्तों के साथ जानकारी का आदान प्रदान कर रहे थे। खरीदारी अब एक व्यक्तिगत कार्य नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक गतिविधि बन गई थी। विभिन्न इमारतों को जोड़ने वाले स्काई वॉक से पूरे यूबी सिटी वाणिज्यिक क्षेत्र को देखने पर जर्मनों को अंतिम झटका लगा। लाखों लोग व्यवस्थित रूप से चल रहे थे, सभी स्टोर जीवंत रूप से काम कर रहे थे। इस पैमाने के पूरे पर्दे वाणिज्यिक क्षेत्र को इस तरह से व्यवस्थित रूप से प्रबंधित होते देखना यूरोप में भी दुर्लभ था। हर जगह हो रहे सांस्कृतिक प्रदर्शन और कार्यक्रम भी प्रभावशाली थे। व्यवसाय और संस्कृति का स्वाभाविक मिश्रण एक सिनर्जी बना रहा था। यह जर्मनी की कठोर वाणिज्यिक संस्कृति से बिल्कुल अलग तरीका था। जर्मनी की पूर्व संस्कृति मंत्री एंजेला वीस ने इसकी प्रशंसा की। उन्होंने मूल्यांकन किया कि भारत ने खरीदारी संस्कृति के माध्यम से एक नए प्रकार की शहरी संस्कृति का निर्माण किया है। यह केवल सामान खरीदने बेचने की जगह नहीं, बल्कि लोगों के इकट्ठा होने, निर्माण करने और संस्कृति का आनंद लेने का स्थान बन गया था। यूबी सिटी में एक दिन बिताने के बाद जर्मन उच्च वर्ग ने महसूस किया कि भारत की उपभोक्ता संस्कृति केवल एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि पूरे समाज की रचनात्मकता और नवाचार क्षमता का एक संकेतक है। परिच्छेद 7। जर्मन समाज में सदमा और नीतिगत बदलाव। जब जर्मनी लौटे उच्च वर्ग ने बोलना शुरू किया तो पूरा जर्मन समाज सदमे में आ गया। ये वे सर्वोच्च सत्ताधारी वर्ग थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जर्मन श्रेष्ठता में विश्वास किया था, लेकिन अब वे आत्मनिरीक्षण करने लगे थे। अंततः स्थिति ऐसी हो गई कि जर्मन सरकार को आपातकालीन रिपोर्ट लिखनी पड़ी। मई 2025 की शुरुआत में भारत की यात्रा करने वाले जर्मन उच्च वर्ग के लोग बर्लिन लौट आए। हवाई अड्डे से ही उनके चेहरे के भाव बिल्कुल अलग थे। ये लोग जो हमेशा यूरोपीय केंद्रित सोच रखते थे, अब पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण रखते थे। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो जर्मन समाज में एक बड़ी लहर उठ गई। पहला झटका जर्मनी के पूर्व वित्त मंत्री फ्रीड्रिश श्मिट ने दिया। बर्लिन में एक राजनीतिक सभा में उन्होंने खुले तौर पर कहा कि भारत की डिजिटल सरकार प्रणाली जर्मनी से कम 10 साल आगे है। जर्मन राजनीतिक जगत में हड़कंप मच गया, क्योंकि यह बात उस व्यक्ति के मुंह से निकली थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी जर्मनी फर्स्ट का नारा लगाया था। जर्मन मीडिया हरकत में आया। बिल्ड अखबार ने जर्मन अभिजात वर्ग को भारतीय झटका शीर्षक से पूरे पहले पन्ने पर खबर छापी। डेर स्पीगल ने एशिया से सीख रहे जर्मन नेता नामक एक विशेष रिपोर्टों की श्रृंखला प्रकाशित की। फ्रैंकफर्टर अल्गेमेन जाइटिंग ने भारतीय मॉडल का विश्लेषण नामक गहन रिपोर्टिंग शुरू की। दूसरा झटका BMW के पूर्व CEO थॉमस श्नाइडर ने दिया। जर्मन ऑटोमोबाइल उद्योग की एक सभा में उन्होंने कहा कि भारत की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जर्मनी की ऑटोबान से अधिक कुशल है। कार महाशक्ति जर्मनी का आत्मसम्मान पल भर में चूर चूर हो गया। फ्रैंकफर्ट और म्यूनिख में रोजाना ट्रैफिक जाम का अनुभव करने वाले जर्मनी को रेखाताराना सा। अर्थशास्त्रियों के लिए यह एक चौंकाने वाला बयान था। पूरे जर्मन आर्थिक जगत में हलचल मच गई। भारत की यात्रा करने वाले उद्योगपतियों ने विभिन्न सभाओं में अपने भारतीय अनुभव साझा किए। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे की स्वचालन प्रणाली, नामा मेट्रो की समय की पाबंदी, अस्पताल प्रणाली की तेजी से लेकर यूबी सिटी के डिजिटल नवाचार तक सब कुछ विशिष्ट डेटा के साथ प्रसारित किया गया। सबसे बड़ी लहर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उठी। जर्मनी की पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री मारिया श्मिट ने जर्मन चिकित्सक संघ की महासभा में भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली पर बात की। जब उन्होंने गवाही दी कि जर्मनी में CT स्कैन के लिए 3 सप्ताह तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन भारत में 2 घंटे के भीतर सभी जांच पूरी हो गईं, तो जर्मन चिकित्सा जगत में आत्मनिरीक्षण की आवाजें उठने लगीं। जर्मन सरकार अब चुप नहीं रह सकती थी। समाज के नेताओं द्वारा भारत की सामूहिक प्रशंसा की घटना जारी रहने के कारण विदेश मंत्रालय और अर्थशास्त्र मंत्रालय ने मिलकर एक आपातकालीन टास्क फोर्स का गठन किया। लक्ष्य था भारतीय सामाजिक व्यवस्था का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करना और उन हिस्सों की पहचान करना जिन्हें जर्मनी अपना सकता है। जर्मन संसद बुंडेस्टैग में भारत से संबंधित सवालों में तेजी आई। विपक्षी सांसदों ने सरकार की डिजिटलकरण नीति पर सवाल उठाया कि वह भारत की तुलना में कितनी पीछे है। सत्ताधारी दल के सांसदों ने भी भारत के सफल मामलों को तुरंत जर्मनी में लागू करने की योजना की मांग की। बर्लिन की संसद भारतीय लहर से उबल रही थी। जर्मन नागरिकों की प्रतिक्रिया भी जबरदस्त थी।
भारत की यात्रा करने वाले उच्च वर्ग के बयानों को मीडिया द्वारा लगातार रिपोर्ट किए जाने के बाद आम नागरिकों ने भी भारत में रुचि लेना शुरू कर दिया। बर्लिन और म्यूनिख में हिंदी भाषा की कक्षाओं में नामांकन 10 गुना बढ़ गया। भारत पर्यटन उत्पादों की बुकिंग पिछले वर्ष की तुलना में 500% बढ़ गई। जर्मन सरकार का अंतिम निष्कर्ष चौंकाने वाला था। अर्थशास्त्र मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई 200 पन्नों की रिपोर्ट का शीर्षक था, भारतीय अनुभव के बाद उच्च स्तरीय व्यक्तियों की धारणा में परिवर्तन और इसका सामाजिक प्रभाव। रिपोर्ट ने औपचारिक रूप से निष्कर्ष निकाला कि भारत केवल एक एम्स्कीप एशियाई देश नहीं बल्कि एक उन्नत समाज का आदर्श है जिससे जर्मनी को सीखना चाहिए। रिपोर्ट की मुख्य सामग्री और भी चौंकाने वाली थी। विश्लेषण में बताया गया कि डिजिटल सरकार को लागू करने की गति, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की दक्षता, स्वास्थ्य सेवा का नवाचार स्तर, शहरी वाणिज्यिक संस्कृति के विकास स्तर, सभी क्षेत्रों में भारत जर्मनी से आगे है। रिपोर्ट ने विशेष रूप से सिफारिश की कि नागरिक चेतना और सामाजिक व्यवस्था के मामले में भारत को एक आदर्श मामला माना जाना चाहिए। 2025 की गर्मियों में जर्मन चांसलर ने औपचारिक रूप से भारत की राजकीय यात्रा की घोषणा की। यह महज एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं बल्कि भारत की उन्नत प्रणाली से सीधे सीखने के लिए एक अनुसंधान यात्रा थी। प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न मंत्रालयों के प्रमुख और प्रमुख कंपनियों के सीईओ शामिल थे। जर्मन उच्च वर्ग की जिज्ञासा से शुरू हुई एक यात्रा ने अंततः राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत बदलाव को जन्म दिया और यह एक ऐतिहासिक घटना बन गई। आज का वीडियो यहीं तक। अगर यह आपके लिए उपयोगी था तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। अगले वीडियो में मैं और भी सार्थक सामग्री लेकर आऊंगा।